अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आप लोगों की फरमाइश पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है, जिसका पासपोर्ट बहुत तगड़ा है। और दुनिया में क्यों मशहूर है? क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क था जिस पे सबसे पहले एटम बम गिराया गया। तकरीबन बेड़ा गर्क हो गया इस कंट्री का, लेकिन डिसिप्लिन और मतलब आप कह लो कि यार ऐसे बंदे जो कि ना झूठ बोलते हैं, बिजनेस में खड़े हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, सिर्फ कलमा पढ़ लेना तो उनसे अच्छा कोई मुसलमान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो बात कर रहा हूँ मैं जापान की, जो कि आप लोगों ने कहा कि सर हमें बताएं हम जापान जाना चाहते हैं तो क्या क्या रास्ते हैं हमारे लिए जापान जाने के लिए। देखो भाई, जापान बहुत सारे वीज़ाज इशू करता है, बहुत सारी टाइप है उनके वीज़ाज की, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानियों के बारे में बात करूँ तो हमारे लिए यूजुअली 3 तरह के वीज़े हम मोस्ट कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। नंबर 1, विज़िट वीज़ा, विज़िटर वीज़ा। लोग जाते हैं सैर व तफ़रीह करने के लिए, बहुत खूबसूरत मुल्क है, आपको भी जाना चाहिए। फेस्टिवल्स लगते हैं वहाँ पर, और ऐसा मुल्क है जिसने अपने कल्चर को नहीं भुलाया। अगर आपका मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ है तो आपको पता होगा कराटे वहाँ की पैदावार है, मतलब उनका कौमी खेल है कराटे। और कराटे मार्शल आर्ट्स की किस्म है। खाने वहाँ पर ट्रेडिशनल हैं, लिबास उनका सादा है, आज भी बहुत सारे लिबास उनके वैसे ही चल रहे हैं। और आपने नोट किया होगा दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कामयाब कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी जापान आपको सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आता है। जो भी उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं, बेसिकली पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोयोटा, सुज़ुकी, होंडा, ये सारी कहाँ की कंपनीज़ हैं? जापान की कंपनीज़ हैं। कभी आप लोगों ने सोचा क्या होंडा जो है, टोयोटा, सुज़ुकी ये कल बनी थी? नहीं। इनको एक टाइम गुजर चुका हुआ है बने हुए, और ये आज तक कायमो दायमा और तरक्की कर रहे हैं। उसके पीछे क्या है? वो ये है कि इनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आप चलिए मैं बात करता हूँ किसी भी बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, अगर भी किसी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है और उसने कामयाब होना है तो वो जापान की थ्योरीज को फॉलो करता है। उनकी काइजन पढ़ेगा, उनकी 5S थ्योरी पढ़ेगा। मीन्स कि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम दुनिया को दे दिया कि भाई अगर आप तरक्की करना चाहते हो ना, तो ये रोड मैप है, इसको फॉलो कर लो, आप तरक्की कर जाओगे। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसको बहुत सारे लोग पता नहीं शायद ये समझते हैं कि नहीं भाई छोटा सा मुल्क है, ऐसा नहीं है भाई। तरक्की में दुनिया में इस टाइम वो टॉप पे है। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जापान के पास नहीं है? दुनिया में अमेरिका शायद उतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है जितना आपको जापान में टेक्नोलॉजी मिलती है। सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, एक अलग ही दुनिया है वो। जाते कैसे हैं उस पर बात करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। विजिट वीज़ा मैंने आपको बता दिया, अभी हम इसको तफसील से देखते हैं। उसके बाद वर्क वीज़ा, जिस तरह दूसरे कंट्रीज आपको वर्क वीज़ाज ऑफर करते हैं, इसी तरह जापान में भी आप वर्क वीज़ा पे मूव हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप बहुत ही पढ़े लिखे बंदे हैं और आपके पास कोई स्किल्ड है, आप के पास एजुकेशन प्लस स्किल है उस फील्ड के अंदर, तो भी आप जापान मूव हो सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या जापान मूव होना चाहिए? जी भाई, आप मूव हो सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। करेंसी जिस तरह पाकिस्तान की है तकरीबन उसी तरह उसी लेवल पे उनकी है, लेकिन तरक्की में वो हमसे बहुत आगे हैं। उनके पासपोर्ट की एक बहुत बड़ी वर्थ है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो जापान जाते हैं वो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, और वो विज़िट वीज़ा लेके ही जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि कोविड से पहले बहुत मुश्किल होता था जापान का वीज़ा लेना, क्योंकि हमारे वहाँ पे कंपटीशंस होते हैं मार्शल आर्ट के, ताइक्वांडो के। तो वीज़ा में हमेशा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि भाई वहाँ से स्पॉन्सर लेटर मंगवाओ, फिर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके अब आप जा सकते हो। लेकिन अभी 2022 में इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया और बड़ा लीनियंट कर दिया अपने आप को। और उन्होंने ये शर्त ख़त्म कर दी है कि भाई आपके पास वहाँ का कोई इनविटेशन लेटर, कोई स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका पासपोर्ट, आपकी बुनियादी डॉक्यूमेंट्स, और आपने जाना है एम्बेसी और अपना केस सबमिट करना है, 5 से 7 दिनों के अंदर आपको एम्बेसी रिस्पॉन्ड कर देती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, क्या सर पाकिस्तान में जापान की एम्बेसी मौजूद है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। इस्लामाबाद में है, कराची में है। आप वहाँ पर जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन कॉल पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये बड़ी डील नहीं है। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भाई अगर आपने विजिट वीज़ा पे जाना हो तो क्या तरीकाकार है, कितना खर्चा आएगा। पहली बात, खर्चा भाई ज़ीरो वीज़े का। वीज़े पे कोई खर्चा नहीं, फ्री जापान वीज़ा ऑफ़र करता है विजिटर्स को। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपना केस पुटअप करना है, जो कि कोई भी मैसी है। डॉक्यूमेंटेशन तो ज़ाहिर बात ज़रूरी है, कोई भी ये तो नहीं कहता कि फ्री वीज़ा का मतलब ये है कि आप पासपोर्ट लेकर आ जाओ मेरे पास। आपको एक प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ना है, उनके जो SOPs हैं एम्बेसी के वो फॉलो करने हैं। वो क्या है भाई, आपके पास एक अदद पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स ले लेनी है, वाइट बैकग्राउंड की, फ्रेश होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका आईडी कार्ड, उसकी आपने A4 पेपर पे बड़े अच्छे तरीके से सेंटर में रख के फ्रंट और बैक पे आपने उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। फिर इसके बाद अगर आप
मुलाजिम पेशा शख्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी से आपका जो एम्प्लॉय लेटर है या जॉब लेटर जिसको कह देते हैं, आपने वो उनसे बनवाना है। कंपनीज आराम से बना देती हैं। और इसके साथ आपने अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है, पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप्स आप लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर आप बिजनेस करते हैं फिर तो आपका वीज़ा बड़ी आसानी से लगेगा, मीन्स कि आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन को एडवांटेज, आपने भाई अपना एनटीएन सर्टिफिकेट देना है, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जस्ट 1 ईयर इनफ, 1 साल की आपने इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें जमा करवानी है। उसके बाद आपने लेकर आना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। जो कारोबारी हजरात होते हैं उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस भी इलाके में वो रहते हैं वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो एफिलिएट होते हैं, लिंक होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो बहुत ईजी है ये वाला प्रोसेस भी करना। उसके बाद बैंक बैलेंस कितना चाहिए, एज सच कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रिक्वायर नहीं है। एम्बेसी कहती है कि भाई 3 महीने की मेरे पास बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, और वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। ऐसा ना हो कि 10 दिन पहले आपने निकलवाई हो और आपने देर से केस अपना सबमिट किया, तो वो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब आपको लगे कि यार ठीक है मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं, अगले दिन आप जाएँ बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट लें, और एक और डॉक्यूमेंट भी लेना है जिसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने लेने के बाद अपना पूरा फाइल और पूरा केस अपना रेडी कर लेना है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो प्रॉब्लम आती है लोगों को और वो कहते हैं कि सर एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, आपको चीज़ समझनी है। बहुत सारे लोग ई बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं। आपको पता है आजकल मोबाइल से भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है, तो वो क्या करते हैं 3 महीने की स्टेटमेंट मोबाइल से डाउनलोड कर ली या लैपटॉप से डाउनलोड कर ली और उसी का प्रिंट लिया और ले गए। एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एम्बेसी को साइन और स्टैंप वाली बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसपे ब्रांच के मैनेजर के साइन हुए होते हैं, बैंक स्टैंप लगी होती है और बैंक के लेटर हेड पे वो स्टेटमेंट होती है। इसी तरह जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है उस पर भी ऑथराइज के साइन होंगे, जो कि ब्रांच मैनेजर ही होता है वो साइन करता है, उसकी स्टैंप लगेगी। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक से रिक्वायर हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा देंगे, तो वो एक्सपोर्टिंग और आपकी एक वर्थ शो करेगा कि यार ठीक है। उसके बाद एक अदद कवर लेटर होता है जिसमें आपने ये बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है कि भाई आप क्या करोगे जापान में। अच्छा, ये बड़ा आपने केयरफुली बनाना है, क्योंकि याद रखिए कि जो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बारे में बता रहा हूँ, वैसे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से भी अपनी चेकलिस्ट बना के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको दुनिया से बाहर जाके आपको लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स बआसानी आप मैनेज कर सकते हो। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो होता है इंटरव्यू। वीज़ा ऑफिसर के सामने आपने जाना है, ज़ाहिर बात है एम्बेसी के पास जाना है। वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर होंगे, वो आपका पूरा केस स्टडी करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, आपका कवर लेटर देखेंगे। अब कवर लेटर के अंदर आपने जो जो लिखा होगा ना वो आपको पता होना चाहिए आपने लिखा क्या है। आपको बड़ा डिटेल पता होना चाहिए कि जी मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ और मेरा प्लान है कि 2 दिन मैं यहाँ पे रहूँगा, 2 दिन मैं ओसाका में रहूँगा, फिर मैं यहाँ चला जाऊँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ये साइट सीइंग मेरे देखने के प्लान्स हैं। 10 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो जो वो आपसे क्वेश्चन करे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब देना है, और मेक श्योर जो आपका जवाब हो वो रेलिवेंट होना चाहिए जो आपने कवर लेटर बनाया है। वो आपसे कवर लेटर के बारे में कोई अगर उसमें से सवाल कर लेता है और आपको पता नहीं कि आपने कवर लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो ये बड़ा बुरा इंप्रेशन बनता है और आज चांसेस हैं कि वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि इंटरव्यू होना है, वीज़ा ऑफिसर तक पहुंचना कैसे है। हाँ, अब आती है बात। आपने क्या करना है, जब आपका पूरा केस तैयार हो जाएगा तो अब आपने एम्बेसी से लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कॉल करें, आई थिंक 8 से 11 बजे तक इनका ऑफिस टाइमिंग है, या 9 से 11 एम्बेसी का टाइम, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आपने उस टाइम पे कॉल करनी है एम्बेसी और अपॉइंटमेंट ले लेनी है, वो आपको फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट दे देंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं अपॉइंटमेंट लेना चाहते तो आप वॉक इन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। वॉक इन अपॉइंटमेंट तो नहीं होती, वॉक इन अप्लाई भी कर सकते हो। आप गए हो, लेकिन मेक श्योर 11 बजे के बाद वो कोई एप्लीकेशन नहीं लेते और दिन में 25 से 30 से ज़्यादा वो एप्लीकेशन को कैटर नहीं करते। सो अगर आप वॉक इन वाली ऑप्शन ले रहे हो तो मेक श्योर आप सुबह अर्ली पहुंचो, 7 बजे 8 बजे जाके लाइन में लग जाओ, ताकि आपका केस सेम डे में प्रोसेस हो जाए। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अपने साथ लेके जानी है, ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई फ़ोटोकॉपियों की, कोई इस तरह की चीज़ों के मसाइल ना आए। बहुत सारे लोग एक और काम भी करते हैं कि भाई मेरे 4 पासपोर्ट हैं, वो चारों पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और इतना मोटा धद्दा बनाया होता है, वो फिर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें ये चाहिए ही नहीं, आप फजूल में इतने डॉक्यूमेंटेशन लेकर आ रहे हो, जो दे रहे हो वो ऑथेंटिक होने चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि भाई अगर तो आप जॉब वाले बंदे हो तो अपने जॉब वाली चीज़ों को बताओ, अगर तो आप बिज़नेस वाले हो तो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें आपने सबमिट करनी है।
बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और ये बहुत बड़ा जुर्म है। और शायद उन्हें ये लगता है कि एम्बेसी को पता नहीं चलता। भाई वो एम्बेसी है, वो कोई बच्चे नहीं बैठे हुए, वो पूरे ऑथराइज हैं। और वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और खुदा न खास्ता आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक निकल आए, फिर उसके बाद वो कानूनी चारागोई करने के लिए पूरा राइट रखते हैं। आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, फलाना फलाना जो जो कुछ वो कर सकते होंगे ना, वो आपके साथ करेंगे। तो बराए मेहरबानी यार ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम ख़राब होता है। जापान जाने के और भी बड़े तरीके हैं। बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे असैलम अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई पाकिस्तानियों को वो असैलम या जिसको आप कहते हैं ना पनाह, वो नहीं देते। ठीक है, वो उन्होंने मखसूस कुछ कैटेगरीज रखी हुई हैं अपने जापानियों के लिए जो कि दूसरे ममालिक में रह गए थे, और अब वो वापस शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनको वो इस कैटेगरी में एंटरटेन करते हैं। इसलिए अगर कोई आपको कहे कि यार एक बारी जापान आ जाए, इतने आके असैलम अप्लाई कर लो, तो ऐसा भाई कोई सीन नहीं होने वाला। तो अगर आपने जाना है, यहाँ वर्क वीज़ा पे जाओ, विजिट वीज़ा पे जाओ, या अगर आप हाईली स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन हो तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हो। जापान की एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने बीवी बच्चों को लेके जाओ, आप अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हो। जापान वेलकम करता है। ये वाहिद मुल्क है जो कि वर्क वीज़ा पे भी आपको कहता है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो। अदरवाइज़ आप कनाडा की बात करो, यूके की बात करो, कहीं की भी बात करो, तो वहाँ पर फैमिली से मुराद सिर्फ आपके बीवी और बच्चे होते हैं। माँ बाप को वो फैमिली में कंसिडर नहीं करते, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जापान पे हमने एक वीडियो बनाई और देखा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जापान मूव हो सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि भाई विजिट वीज़ा लेके आप कैसे जापान जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ढेर लगा दिया कि सर विजिट वीज़ा नहीं, हमें वर्क वीज़ा के बारे में बताएं। क्या जापान भी कोई वर्क वीज़ा ऑफर करता है जिसकी बेस पे हम अपनी फैमिली के साथ जापान में शिफ्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। जापान ने अप्रैल के अंदर एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोग पाइपलाइन में मौजूद हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी और मैं तफसील से बताऊंगा कि आप जापान का कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। अच्छी बात क्या है, आप कनाडा में वर्क वीज़ा लेके जाते हो तो आप अपनी फैमिली को मूव कर सकते हो, और फैमिली में क्या आता है, बीवी और बच्चे। लेकिन अगर आप जापान जाते हो फैमिली के साथ, तो यहाँ पर जो वर्क वीज़ा आपको मिलता है उसमें आप अपनी पेरेंट्स को, यानी कि आप अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हो। जापान की अच्छी बात यह है, ये फैमिली के अंदर आपके माँ बाप को भी फैमिली कंसिडर करता है। जबकि यूरोप, कनाडा, पूरी दुनिया में फैमिली का मतलब सिर्फ आपकी बीवी और आपके वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र में होते हैं। तो एक तो आपको इसका ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जापान ने लॉन्च ही क्यों किया। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी कंट्री जब भी कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसमें उसका अपना फ़ायदा होता है। अपना फ़ायदा क्या होता है कि भाई वहाँ पर आबादी कम है और वहाँ पर आपको पता है ना कि भाई शादियों का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। जापान हो गया, चाइना हो गया, चाइना की तो खैर आबादी हो रहा है, जापान में इतना कल्चर नहीं है और इनकी आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्हें हमेशा पॉपुलेशन और इमिग्रेंट्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, वो है लैंग्वेज की, लेकिन जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी किसी माहौल में रहते हो तो आपके लिए वो मसला हल हो जाता है, आप वो ज़ुबान सीख जाते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे है। अब बात ये है, फ़ायदा जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप फैमिली के साथ जा सकते हो। जाना कैसे है, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, अगर तो आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप हेल्थ केयर से आपका ताल्लुक है तो बहुत डिमांड है। आईटी प्रोफेशनल हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि स्किल्ड वर्क वीज़ा के अंदर आते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड तालीम और एक्सपीरियंस है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक अदद फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है भाई? इनकी आपने वेबसाइट पे जाना है, जापान वीज़ा। आप गूगल पे जाके लिखोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से जाके आपने स्किल वर्क वीज़ा का फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के अंदर वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आपकी एजुकेशन, आपने उनके प्रूफ भी साथ लगाने हैं। आपकी जो पढ़ाई है उसके सर्टिफिकेट, डिग्रियाँ, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वो भी साथ लगाना है। लेकिन यहाँ पर वो आपसे एक चीज़ और भी डिमांड करेगा, वो होगा कि भाई ऑफ़र लेटर। अब यहाँ पर आके बहुत सारे लोगों की ब्रेक लगती है कि सर ऑफ़र लेटर, इसका मतलब है हमें पहले वहाँ पर कोई जॉब अप्लाई करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो वर्क वीज़ा होता क्या है, कहीं वर्क करने जा रहे हो ना किसी कंपनी के अंदर, तो पहला काम तो आपने वो वर्क वीज़ा के लिए वो वर्क ऑफ़र लेटर लेना है। जिस कंपनी में भी आप जॉब करना चाह रहे हो और वहाँ से आपको अगर ऑफ़र लेटर आ जाता है, तब आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकोगे।
अब फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं होता कि आपका कोई लाइक आप डायरेक्ट किसी कंपनी से रब्ता करो, बहुत सारे लोगों के जान पहचान वाले लोग होते हैं जापान में। फॉर एग्जांपल अगर कोई रह रहा है एक अरसे से, तो उसकी बहुत सारे दोस्तों ने कंपनीज खोली होती हैं, वो उन कंपनी से ऑफर लेटर निकाल के वो आपको मैनेज कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आपका टेस्ट भी लेती हैं, और टेस्ट लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करती हैं, उसको स्किल टेस्ट कहते हैं, स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वो भी आपने साथ अपलोड करना है जब भी आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल आउट करना है। जापान का फ़ायदा, जापान की एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई रहन सहन कैसा है, क्या पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं? तो भाई ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। लाइफस्टाइल इतना फ्रेंडली नहीं है एशियंस लाइक पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी खुराक जिस तरह की है जापान में वैसी खुराक नहीं खाई जाती। हम जिस तरह के घरों में रहते हैं वहाँ पर उस तरह के घरों में नहीं रहा जाता। लेकिन अच्छी बात क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी, आप एक हकीकी मायने में इंसान बन जाते हैं जापान में जाके। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले गए हैं, बेसिकली उसके पास एक स्किल सेट था कि वो एक बहुत अच्छा मैकेनिक था, और वो उस बेस पे उसको वहाँ पर उसके एक जानने वाले थे, उन्होंने वीज़ा ऑफ़र लेटर भेज दिया, यानी कि वो ऑफ़र लेटर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने भेज दिया, उसने अपना वीज़ा प्रोसेस किया, तो वो इस टाइम जापान में बैठा हुआ है। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, आप भी अप्लाई करके जापान में जा सकते हैं। सिर्फ क्या है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपने करनी है। हाँ, इसके लिए इंटरव्यू लाजमी होता है। जिस तरह मैंने आपको विजिट वीज़ा के बारे में बताया था कि जब आप जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए भी आपको उसी तरह ही आपने जब अपना फॉर्म फिल कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपने ऑफर लेटर साथ लगा लेना है, तो आपने ये चीज़ें लेके इस्लामाबाद एम्बेसी में चले जाना है। वॉक इन भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप ऑनलाइन कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद एम्बेसी बंद हो जाती है। 11 बजे के बाद वो कोई भी किसी भी तरह के क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करते। तो अगर आप वॉक इन कैटेगरी में, तो कोशिश करें सुबह 7:30-8 बजे ही वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि आपकी बारी आ जाए, क्योंकि दिन में वो एक दिन में 25 से 30 से ज़्यादा क्यूरीज़ को हैंडल नहीं करते। अब बात करते हैं पे स्केल की, क्या पे स्केल है वहाँ पे? तो भाई वहाँ पर जो सैलरी स्टार्ट होती है ना, वो तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख येन, जैपनीज़ येन के अंदर होती है, और पाकिस्तानी और चाइनीज़ येन ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर हो चुका हुआ है। ठीक है, अगर 2.5 लाख का मतलब पाकिस्तानी 2.5-3 लाख की आपको है। अब वहाँ पे खर्चा कितना है? लाख 1.5 लाख के अंदर आप एक अच्छा वहाँ पे ज़िंदगी गुजार लेते हो। लेकिन ये जो मैं आपको 2.5 लाख रुपए पे स्केल बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इनिशियल है। जब आप वहाँ जाके काम करते हो ये वक्त के साथ बढ़ती है, और आप कितने कारीगर हो, आप कितने मास्टर हो, आपके पास कितना स्किल है, जिस बेस पे आप ये वर्क वीज़ा ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पे स्केल क्या होगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। जापान की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, लेके चले जाना है एम्बेसी, और वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई कर देना है। अच्छा, ये तो सारा ये वाला तरीकाकार हो गया। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो जापान पहुँच जाते हैं, ख़ासतौर पे विज़िट वीज़ा में ही आती है। तो वहाँ के जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, जो काउंटर होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सवालात होते हैं, क्यों आए हो, किसने बुलाया, क्या तरीकाकार है, क्या है। लेकिन जब आप वर्क वीज़ा पे जाते हो तब इतने मसाइल नहीं होते। अब अगला सवाल आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि सर ये वर्क वीज़ा कितनी देर का इशू करते हैं? तो भाई वर्क वीज़ा जो है ना, वो तकरीबन 1 साल से लेकर 5 साल तक का इशू होता है। अब डिपेंड करता है कि जिस कंपनी ने आपको वर्क वीज़ा देना है वो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट कर रही है, 3 साल का कर रही है, 5 साल का कर रही है, या 1 साल का कर रही है। जितनी देर का वो आपके साथ एग्रीमेंट करेगी उतनी देर का वो आपको ऑफर लेटर इशू करेगी, और उसी बेस पे आपका वर्क वीज़ा निकलेगा। और अगला सवाल आएगा कि सर क्या ये वर्क वीज़ा रिन्यूएबल है? तो भाई इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये वीज़ा रिन्यूएबल है। जापान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तरक्की के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जो सिर्फ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल उनके साथ नहीं मिलता। अदरवाइज़ अगर आप अकेले भी जाना चाहो फिर तो बेहतरीन है, अगर फैमिली आपकी पाकिस्तान में रहती है, आप वहाँ पे जाके पैसे कमाते हो, पीछे पैसे भेजते हो, तो भाई फिर इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ पर ज़ाहिरी बात है उस तरह से आपको मसाजिद नहीं मिलेंगी। इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर्स तो हैं, लेकिन उस तरह से मसाजिद नहीं मिलती जिस तरह आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ आप दुबई चले जाते हो, ओमान चलते हो, इस तरह की कंट्रीज़ में जाके आपकी फिर भी लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इस्लामिक होता है, खाना-पीना आपके कल्चर के मुताबिक होता है। वहाँ जाके जब आपने सुशी खानी है ना, कच्ची मछली खानी है, नूडल्स खाने हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों का दिल ख़राब भी हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़रमाइश की कि सर वर्क वीज़ा कैसे लिया जा सकता है जापान का। मकसद ये था कि आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी जाए। अब आपने खुद कोशिश करके वर्क वीज़ा लेना है अगर आप वाक़ई जापान जाना चाहते हो। बहुत अच्छा कंट्री है यार, डिसिप्लिन है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ कलमा पढ़ लें तो उनसे अच्छे कोई मुसलमान नहीं है। झूठ नहीं बोलते, अच्छा कारोबार का लेन-देन, जो आपसे कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं।
और अगर वहाँ किसी मुश्किल में फंस भी जाते हो तो वो आपको हेल्प करने से भी गुरेज नहीं करते। मतलब एक प्रॉपर नेशन है यार। जस्ट इमेजिन के नागासाकी पे एटम बम गिरता है, हिरोशिमा पे एटम बम गिरता है और वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, लेकिन आज वो शहर आप जाके विजिट करो कैसे आबाद हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये एक नेशन है, जैपनीज आर द नेशन। इन्होंने अपने कल्चर को पकड़ा और अपने असूल कुछ बना लिए, और वो असूल पूरी दुनिया फॉलो करती है तरक्की के लिए। आप लोगों ने जो इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा कि यार काइजन क्या है, 5S थ्योरी क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो जैपनीज़ ने बनाई, इम्प्लीमेंट की, और उस वजह से उन्होंने तरक्की की। छोटी छोटी सी टाइम मैनेजमेंट किसी ने सीखनी हो तो वो जैपनीज से सीख लो, प्रोडक्टिविटी किसी ने सीखनी है तो जैपनीज से सीख लो, ह्यूमन रिसोर्स अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करना है आप जैपनीज से सीख लो। जब जैपनीज आर द कंप्लीट प्रोफेशनल्स। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर सिर्फ वो कलमा पढ़ लें तो उनकी दुनिया भी बहुत अच्छी है और दीन में भी वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कहीं पर अप्लाई करने। अगर आप जापान का वर्क वीज़ा अप्लाई करें तो सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आपने वहाँ पर मूव होना है। टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत आगे है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उस कल्चर के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो वीज़ा लेके चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या होते हैं कि यार डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तो ना खाने को मिल रहा है, ना कुछ ये है ना वो है। तो ज़ाहिर ही बात है भाई, जब आप घर से दूर, ख़ास तौर पे जब अकेले जाते हो और खाना पीना भी अपनी मर्ज़ी का ना हो, अपनी तरह के चेहरे भी ना मिलें, ज़ुबान में भी प्रॉब्लम आए तो परेशानी आती है। तो लोग जज़्बाती हो के चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, महीना 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। भाई अगला लोग सवाल करते हैं, सर मेरा एक फलाना अजीज़ है वो वीज़ा बेच रहा है जापान का। यार वीज़ा नहीं बिकता है एज सच। लाइक वो ये आपको हेल्प कर सकता है कि वो आपको वहाँ से कोई ऑफ़र लेटर मैनेज कर दे, और वो ऑफ़र लेटर की ज़ाहिर बात है चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आप पैसे लगा के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट मेक श्योर तसल्ली कर लीजिएगा वो ऑफ़र लेटर जेन्युइन हो और आपको एम्बेसी वाले तंग ना करें, क्योंकि अगर आप फेक ऑफ़र लेटर लेके एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। जब आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो किसी भी कंट्री में, तो बहुत सारे दुनिया के मुल्क आपको वीज़ा नहीं देते, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप। आपके लिए फिर बहुत मसाइल हैं। तो ज़िंदगी में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कहीं भी वीज़ा अप्लाई करें कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, उन्होंने दोस्त अहबाब तो नहीं, मेरे कुछ सुनने वाले हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा कि सर क्या हम फेक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? भाई नहीं लगा सकते, नहीं लगानी। यहाँ पर भी आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है। अगर आपको वीज़ा ऑफिसर कहेगा तो वो आपने सारे प्रूफ वगैरह अरेंज करने हैं। मैंने अभी तक ज़िंदगी में जितने लोगों को जापान जाते देखा है, उसकी जो सबसे वर्क वीज़ा पे वो यही होता है कि यार वहाँ पर कोई जानने वाला होता है, उसकी कोई कंपनी होती है, वो अपनी कंपनी से ऑफ़र लेटर निकाल के आपको भेजता है, जिसको स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं। उस बेस पे आप यहाँ पर एम्बेसी में जाते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो और वहाँ पर चले जाते हो। वो अब उसकी मर्ज़ी, वो आपको 2 साल का दे दे, 3 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, ये आपका और उसका म्यूचुअली काम है। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद आप जापान चले जाते हो। अब जापान जाके बहुत सारे लोग बहुत सारे बिज़नेसेस भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फिर वहाँ वर्क ही करते हो, आप जॉब ही करते हो। आप गए हो, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, जॉब किया, माहौल समझा, आपको समझ में आ गया तो वो अब देखो ना पाकिस्तान में कितनी जापानीज़ कार्स आती हैं। तो हर फैमिली में जो लोग भी जापानीज़ कार का काम करते हैं, एक भाई उनका जापान बैठा होता है। वो जापान से गाड़ियाँ भेज रहा होता है, दूसरे जो है उन्होंने किसी ने जौहर टाउन में शोरूम बनाया, कराची में बनाया, किधर-किधर बना के वो गाड़ियाँ बेचते हैं। तो लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, लोग वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप जापान को किस तरह से कंसिडर करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई हवाई बात नहीं है कि क्या जापान का वीज़ा नहीं मिलता, मिलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, चीज़ें पूरी हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।